क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। भारत की पहली लहर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आप लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो पहली लहर परियोजना है वो आपकी यहाँ पर याद रखिएगा विझनजाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो है स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, जितने भी लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट इसका जवाब देते हुए चलेंगे, कौन सा या कौन से चित्र जो हैं अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, शैल चित्रों की अगर हम बात आती है तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़, ये सारे के सारे जो आपके शैल चित्रों के लिए जो है फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, राज्य के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 3 है, राज्य के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त हैं कौन से वेद में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग याद रखिएगा यजुर्वेद में। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर यजुर्वेद जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो आपका वो ऋग्वेद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वो चारों पशु कौन कौन से हैं। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब जो दे पाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में या योग की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वो चारों पशु जो है कौन कौन से हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर बाघ, गैंडा, भैंस और हाथी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे और अगला क्लास जो है 5:30 बजे से उसको भी ज्वाइन करिएगा अनअकैडमी वाली। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6 दिया गया है, ये भी आपका प्राचीन इतिहास से एकदम बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको याद रखिएगा। आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिलमुन। ठीक है, काफ़ी नया क्वेश्चन, काफ़ी लोग के लिए आपके ये क्वेश्चन होगा, तो दिलमुन ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए कई बार आपसे पूछा जा चुका है, आसान क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार, ध्यान देखिएगा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। बताइए सर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 7 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र, याद रखिएगा मोगलीपुत्र, ऑप्शन नंबर जो इसका बी, जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा क्या गया है भाई, अभिधम्म ग्रंथ, ध्यान से देखिए भाई, जो आपका अभिधम्म ग्रंथ दिया गया है, इस कथा वस्तु की रचना किसने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर सभी का आना शुरू हो गया है। तो भाई अभिधम्म की अगर हम बात करते हैं तो अभिधम्म ग्रंथ की जो रचना है ये भी मोंगलीपुत्र के द्वारा ही किया गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन रत्नगिरी महाविहार कहाँ पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। प्राचीन रत्नगिरी महाविहार जो है कहाँ पर अवस्थित था। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन रत्नगिरी महाविहार जो है आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया है। सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख जो है किसने किया है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेगस्थनीज। बहुत ही अच्छी बात है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। 11 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। फटाफट जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, खारवेल, खारवेल की अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म का ये संरक्षक था। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, सभी लोग जवाब देंगे इसका। मौर्य काल में गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था। बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, गूढ़ पुरुष जो है किसे कहा जाता था। बहुत ही अच्छी बात है, जवाब आना शुरू हो गया है। तो गुप्तचर, जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत गया था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका भद्रबाहु। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर भद्रबाहु जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 14 पूछा गया है कि बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर कौन जो है उसकी पत्नी नहीं थी, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुमार देवी के बारे में, कुमार देवी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है चंद्रगुप्त की पत्नी थी, ठीक है, बिंबिसार की पत्नी नहीं थी दोस्तों। कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त की वाइफ थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सर। अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना ही जो भिक्षु बन जाते थे उनके लिए दंड का विधान किसने किया था। तो याद रखिए दोस्तों, कौटिल्य ने किया था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कौटिल्य। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित अग्रोनोमोई कौन थे। बताइए सर, अग्रोनोमोई जो है आपके कौन थे। मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित है अग्रोनोमोई। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर काफ़ी कम लोग के जवाब सही आ रहे हैं, बट याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण अधिकारी। ठीक है, ग्रामीण अधिकारियों को अग्रोनोमोई बोला जाता था। ये मेगस्थनीज ने जो है उल्लेखित किया था अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं और आपको बताना है ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन जो आपका यहाँ पर सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। भूपर्पटी से एक नली भूगर्भ मेटल या अंतरम से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही बात है। ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, शांत, मृत, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं उपयुक्त सभी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो पूछा गया कि गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। बताइए सर, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको किस नाम से जानते थे। तो उससे याद रखिए, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को दीनार, ठीक है, दीनार, यहाँ पर काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं भाई, दीनार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, दीनार कहीं की मुद्रा भी आज इस समय है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी। बताइए सर, अगर एक दी हुई समय अवधि में जो कीमत है, जब मौद्रिक आय है वो दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय सिंपल सा क्या हो जाएगा भाई। इस वास्तविक आय जो है, अगर हम बात करते हैं वास्तविक आय के बारे में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई धर्म स्थयी का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा गया है, धर्म स्थीय का तात्पर्य जो है आपका क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धर्म स्थीय का तात्पर्य होता है न्यायालय। ठीक है, धर्म स्थीय का तात्पर्य होता है न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए, कुमार देवी के से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर पूछा गया है कि कुमार देवी धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार जो है कहाँ पे बनवाया था, अयोध्या, कन्नौज, नालंदा या सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार जो आपका नालंदा में बनवाया था। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर नालंदा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दंडी देवी जो है किस वंश की स्त्री शासक थी। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौमकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है भौमकर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है। देख सकते हैं आज के क्वेश्चन थोड़े से पुराने, या आप मान सकते हो मिडिवल हिस्ट्री भी पहले प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आप लोग इसको भी सीखोगे। मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है। तो याद रखिएगा चाहमान। ठीक है,
चाहमान रानी का संदर्भ है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कवि राजशेखर का अवंती सुंदरी का से विवाह किस कोटि में आता है। 26 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। जो कवि राजशेखर है उनका विवाह जो अवंती सुंदरी से विवाह हुआ था वो किस कोटि में आता है, तो उससे याद रखिए वो अनुलोम कोटि में आता है। ठीक है, अनुलोम कोटि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने का बालपुत्र देव कौन था, बताइए सर। देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव जो है कौन था। बालपुत्र देव की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा शैलेंद्र राजा। ठीक है, शैलेंद्र राजा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाग शब्द का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 28 दिया गया है। भाग शब्द आप सभी को बताना है, जो आपका ये भाग शब्द है इसका अभिप्राय जो है आपका क्या है। जवाब देखिए 28 नंबर का शुरू हो गया यहाँ पर आना, तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूमिकर। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर भूमिकर जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट भाई, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में, ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में बहुविवाह का प्रचलन का संकेत मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब देते हुए चलेंगे। कौन से ग्रंथ में बहुविवाह के प्रचलन का जो संकेत है मिलता है, तो दोस्तों बहुविवाह मतलब होता है बहु मतलब बहुत सारी विवाह एक साथ, मतलब एक बहुविवाह मतलब एक से अधिक विवाह होता है मतलब। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर मृक्षकटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया मृक्षकटिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आज के क्वेश्चन आई नो कि काफ़ी टफ हैं, तो परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य रीजन क्या है। जो आपके अल्प विकसित देश है, अब देखिए अल्प विकसित देशों की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर जो गरीबी है उसका मुख्य रीजन आपका क्या हो सकता है, आय में असमानता। बिल्कुल सही बात है, आय में असमानता। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है क्योंकि आय में असमानता यानी कि कोई बहुत अमीर है जो कोई बहुत गरीब है, वही मतलब है यहाँ पर। किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे कि कौन से चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का जो श्रेय है वो प्राप्त है। तो दोस्तों याद रखिएगा राज प्रथम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई राज प्रथम। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। ट्रिप्स, ध्यान देखिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है। ट्रिप्स करार का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है। तो याद रखिए दोस्तों जो आपका ट्रिप्स करार है इसका संचालन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो दोस्तों याद रखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खंबात की खाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका चुनाव कौन करता है। 36 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी कि कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो है दायर की जा सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा 37 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेबियस कॉर्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दिए हैं। बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया है, बट याद रखिएगा हेबियस कॉर्पस ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पूछा गया है कि भाई खिदमती बताइए क्या है। खिदमत करना आपने सुन रखा है ना, तो बताइए सर खिदमती क्या होता है। पुराने ज़माने की बात है, तो खिदमती मतलब होता है पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला जो कर है वो आपका खिदमती होता है। वो खिदमत अलग, ये खिदमती अलग, काफ़ी अलग है दोनों का अंतर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो आपसे पूछा गया है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वो कौन था। बताइए सर, दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वो कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा वो जो है कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब, ये दिल्ली सुल्तान था भाई, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 42 के बारे में, तो तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। बताइए सर, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई तैमूर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है कि किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। बताइए सर, किसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है माना है। तो याद रखिए दोस्तों, इसने जो है के निजामी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है के निजामी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो विवाह विभाग जो है किसने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 यहाँ पर पूछा गया है, विवाह विभाग जो है किसने स्थापित किया था। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा विवाह विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था भाई, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि जो है दी थी। 45 नंबर क्वेश्चन जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया धीरे धीरे। तो याद रखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, रामचंद्र देव को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है रामचंद्र देव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि भाई दिल्ली अभी दूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कथन बताइए किसका है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दिल्ली अभी दूर है, ये कथन जो है आपका निजामुद्दीन औलिया का कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है निजामुद्दीन औलिया, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। बताइए सर, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी यहाँ पर कौन सी है, कंपाली, उदयगिरी, पेड़ुगोंडा या पैदोविडु। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी आपकी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल कुछ लोग के जवाब यहाँ पर देखिए सही भी आ रहे हैं, कंपाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आ भी चुका है। तो कंपाली यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि भाई चैतन्य ने, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 52 है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भाई चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कीर्तन क्या जोड़ा था भाई, चैतन्य ने कीर्तन को जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है कीर्तन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई कीर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर 53 कह रहा है हुजूर साहब का जो गुरुद्वारा है वो किसकी याद में बना था। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 5:30 बजे से याद रखिएगा दोस्तों। अगली क्लास जो है टॉपिक वाइज टॉपिक, आज विश्व का भूगोल टॉपिक वहाँ पे रहने वाला है अनअकैडमी क्लास पे, मैंने देखिए कमेंट पिन भी कर दिया है। तो 5:30 बजे क्लास में आप लोग जरूर से जरूर आइएगा। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दीजिए, भारत के चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी। भारत का जो चिश्तिया सिलसिला था उसकी स्थापना जो है किसने की थी। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल सही बात है सर, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए भाई, तो यहाँ पर आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थोड़ी छोटी क्लास थी आज, थोड़ा सा वर्क है इसकी वजह से, बट 5:30 वाली क्लास में आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइएगा। वो क्लास कितने 5:30 वाली जो क्लास है वो आपकी वहाँ पर आज विश्व का भूगोल टॉपिक है, थोड़ा पढ़ के भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्विज जो वहाँ पर करवाए जाएंगे। लिंक मैंने देखिए पहला कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो वहाँ से आप लोग आ जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।